2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और यूपी में लंबे समय बाद कोई सरकार लगातार दूसरे कार्यकाल में पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब हुई। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 255 सीट मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 111 सीट मिली। कांग्रेस 2 और बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गए। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जितने जोर शोर से सीएम योगी की बुलडोजर बाबा की छवि को भुनाने की कोशिश की, उतना ही केंद्र के फ्री राशन की स्कीम को भी भुनाया। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने 200 से ज्यादा रैलियां की, तो वहीं पीएम मोदी ने 27 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसी बीच योगी और मोदी की एक तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी योगी के कंधे पर हाथ डाले दिखाई दिए। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों पर 14 फरवरी 2022 को एक ही चरण में मतदान हुआ। यहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज चला आ रहा था, लेकिन 2022 में बीजेपी ने यह रिवाज तोड़ दिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 में से 47 सीटों पर बंपर जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। पुष्कर धामी भले ही चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और फिर से उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें मिली, जबकि बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और एआईएमआईएम का खाता भी नहीं खुला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार 8 महिलाओं ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। इसमें बीजेपी की 6 तो कांग्रेस की 2 महिला विधायक शामिल हैं। खास बात यह रही कि इन सभी महिलाओं ने अपने विरोधियों को भारी अंतर से मात दी। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में से एक पंजाब भी था। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं, जिनके लिए 20 फरवरी 2022 को एक ही चरण में मतदान हुआ था। चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 92 सीटों पर जीत मिली, जबकि उस समय पंजाब की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटें ही मिल पाईं। कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों चमकौर साहिब और भदौर से चुनाव लड़े और दोनों पर उन्हें हार मिली। कभी पंजाब में एक छत्र राज करने वाले शिरोमणि अकाली दल और उनके सहयोगियों को 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें ही मिली। दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य बन गया जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनावी नतीजों के बाद भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने। गोवा विधानसभा की 40 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी 2022 को एक ही चरण में मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, पर उसे बहुमत से 1 सीट कम मिली। बीजेपी को 40 में से 20 सीट पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस 11 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। गोवा में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली। गोवा विधानसभा चुनाव के बाद प्रमोद सावंत फिर से गोवा के मुख्यमंत्री बने। गोवा में 2012 से लगातार बीजेपी की सरकार है। मणिपुर विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मतदान हुआ। राज्य में लगातार दूसरी बार बीजेपी को सत्ता की चाबी मिली। विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को 32 सीटों पर जीत मिली। लगातार दूसरी बार एन बीरेन्द्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली। दिसंबर 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर थी। गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव हुए और 10 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।
गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि राज्य में सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए 12 नवंबर 2022 को एक ही चरण में मतदान हुआ था। 68 में से 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली, 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कद्दावर नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का सीएम बनाया। साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बीजेपी को हराया। 15 साल तक दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का कब्जा रहा। कांटे की टक्कर में आम आदमी पार्टी ने हराया। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था। निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने साफ सफाई और कूड़े का मुद्दा उठाया था। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने दिल्ली सरकार के स्कूल, अस्पताल और यमुना की गंदगी को मुद्दा बनाया था। जून 2022 में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 35 से ज्यादा विधायकों के साथ महाराष्ट्र से गुवाहाटी पहुंच गए थे। एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को झटका दिया। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने दिया समर्थन। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में शिंदे गुट को मिला था 164 विधायकों का साथ। जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। बहुमत परीक्षण के दौरान उद्धव ठाकरे को लगा था बड़ा झटका। उद्धव खेमे के एक और विधायक संतोष बांगर ने भी एकनाथ शिंदे के समर्थन का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद चुनाव चिन्ह और शिवसेना पार्टी के नाम पर जंग शुरू हुई। उद्धव और शिंदे गुट ने उपचुनाव से पहले शिवसेना के नाम और इलेक्शन सिंबल पर दावे किए। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत गिरफ्तार हुए थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई थी। रिहाई के बाद संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी के इशारे पर महाराष्ट्र में बदले की राजनीति जारी है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नाम पर अपना दावा किया था। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता मिले और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष भी आवंटित किया जाए। महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन पर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उद्धव बोले कि बीजेपी ने शिवसेना तोड़ने के लिए पूरी साजिश रची थी, लेकिन शिवसेना न पहले टूटी थी और न ही कभी आगे टूट पाएगी। बिहार के सियासी घटनाक्रम ने पूरे साल सुर्खियां बटोरी। 2022 में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार की राहें अलग अलग हो गईं। 2020 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर सरकार बनाई थी। – 2022 बिहार में सत्ता परिवर्तन का साल साबित हुआ। बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ लिया। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिला। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नीतीश ने 2024 को अपना टारगेट बनाया। नीतीश ने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की।
आरजेडी से गठबंधन के बाद नीतीश कुमार के करीबी नेता ने पार्टी छोड़ी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह ने अगस्त 2022 में जेडीयू से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह बोले, नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। एनडीए का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी ने बिहार के लिए प्लान बनाया। बीजेपी ने बिहार के सीमांचल इलाके में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बड़ा सियासी अभियान शुरू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थान सारण के सिताब दियारा में श्रद्धांजलि दी थी। जेपी की जन्मभूमि से अमित शाह ने बीजेपी के मिशन बिहार को रफ्तार दी थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया। नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी के नाम का ऐलान किया। नीतीश बोले, 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ही बिहार का नेतृत्व करेंगे। अगस्त 2022 में पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से पहले प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी थी। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा रहा था। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा रहा था। फ्लाईओवर पर फंसे रहने की वजह से फिरोजपुर में पीएम रैली नहीं कर पाए। बिना रैली किए पंजाब से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा बठिंडा लौट आया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में पंजाब सरकार के बंदोबस्त पर सवाल उठे थे। तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया था कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की एक टीम का गठन किया था। जांच कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की कमेटी को खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार ने जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह सचिव अनुराग वर्मा के साथ एक कमेटी का गठन किया था। केंद्र सरकार ने सुरक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे में हुई सुरक्षा चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त जांच समिति ने फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी को जिम्मेदार माना था। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में जांच कमेटी ने कहा था कि पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध होने के बाद भी फिरोजपुर के एसएसपी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। फिरोजपुर में जिस जगह पीएम का काफिला फंसा था, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर महज 30 किलोमीटर दूर था। प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे से पहले हर मूवमेंट की पूरी सिक्योरिटी ड्रिल की जाती है। सिक्योरिटी ड्रिल के हिसाब से ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। मई 2022 को बीजेपी की तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो के दौरान पैगंबर साहब पर विवादित बयान दिया था। विवादित बयान के बाद देश के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने पर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के दर्जी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने कन्हैया लाल के मर्डर का वीडियो भी बनाया था। महाराष्ट्र के अमरावती में भी नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई थी। कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने अलग अलग जगह पर छापेमारी कर दोनों हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कन्हैया लाल मर्डर केस में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे किए थे। चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तान के कराची से हत्या की साजिश रची गई थी। चार्जशीट में एनआईए ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को भी आरोपी बनाया है। 7 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा में राहुल गांधी को 150 दिन में 3570 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना है। यात्रा का आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर होगा। इस दौरान ये यात्रा 12 राज्यों और देश के 20 शहरों से होकर गुजरेगी।
भारत जोड़ो यात्रा में कई विवाद सामने आते रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी महंगी बर्बरी ब्रांड की टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, जिसकी कीमत 41,000 रुपए है। बीजेपी की तरफ से टी शर्ट का मुद्दा उठाने के बाद राहुल की घड़ी और उनके जूतों को लेकर भी विवाद उठा। 6 अक्टूबर को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूते की लेस बांधते राहुल गांधी की तस्वीर आई, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। राजस्थान के झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे लगे। दरअसल यात्रा जब बीजेपी दफ्तर के सामने से गुजर रही थी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, लेकिन राहुल गांधी ने अनोखे अंदाज में फ्लाइंग किस करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को जवाब दिया। सोलह दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर जयपुर में प्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने चीन पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल ने एक विवादित बयान दिया। राहुल ने कहा कि अरुणाचल में हमारे जवान पिट रहे हैं। राहुल के इस बयान पर जमकर बवाल भी हुआ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। लेटर में यात्रा के दौरान कोरोना फैलने की आशंका जताई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि अगर यात्रा के दौरान नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है तो राहुल गांधी देश हित में इस यात्रा को रोक दें। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा अगर सरकार ने नियम बनाए हैं तो जरूर पालन होगा। राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण को यात्रा रोकने की साजिश बताया। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस समय भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिन का ब्रेक है। 3 जनवरी से ये यात्रा दोबारा शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस ने लिखा कि राहुल की यात्रा अब संवेदनशील राज्यों से होकर गुजरेगी, लिहाजा राहुल गांधी समेत यात्रा में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोपों पर सीआरपीएफ ने बयान जारी किया। सीआरपीएफ ने बताया कि बीते 2 साल में राहुल गांधी ने खुद 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है। 24 दिसंबर को यात्रा के दौरान दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की थी। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का जरिया बताया। बाईस सितंबर को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। वित्तीय नियमों को ताक पर रखकर पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश विदेश से पैसे लेते थे, फिर इन पैसों का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। एनआईए ने विशेष अदालत में किया बड़ा खुलासा। केरल पीएफआई के नेता इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के संपर्क में हैं। पीएफआई के नेता दोनों आतंकी संगठनों के साथ मिलकर युवाओं को भड़काते हैं। पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर पीएफआई बना है, जिसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल है। बैन से पहले देश के 23 राज्यों में पीएफआई एक्टिव था। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का तेजी से विस्तार हुआ था। 11 मार्च 2022 को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार से फिल्म का सब्जेक्ट जुड़ा था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। विवादों से भी जुड़ा रहा फिल्म का नाता। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को लेकर विवाद हुआ। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक जैसे बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था। कपिल शर्मा शो में फिल्म को प्रमोट करने को लेकर भी रहा विवाद। कपिल शर्मा को ट्विटर पर आकर सफाई देनी पड़ी। टैक्स फ्री के सवाल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान दिया था। फिल्म को यूट्यूब पर डालने की सलाह दी थी। केजरीवाल बोले, यूट्यूब पर पूरा देश फ्री में फिल्म देख लेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के जूरी हेड नादव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स पर विवादित बयान दिया था। जूरी हेड ने फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। विवाद बढ़ने के बाद इजरायली राजदूत नाओर गिलोन को माफी मांगनी पड़ी।
2022 की शुरुआत में कर्नाटक के उडुपी जिले में हिजाब विवाद बहुत बढ़ गया। कई स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पड़ा। विवाद की शुरुआत पिछले साल हुई जब उडुपी के एक जूनियर कॉलेज ने छात्राओं को हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाई थी। इस फैसले के बाद कॉलेज के बाहर लगातार प्रदर्शन हुए थे। उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट ने छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवादित बयान दिया था। विधायक ने कहा, जो छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकती वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। उडुपी के ही कुंडापुर सरकारी कॉलेज में भी हिजाब विवाद बढ़ा। यहां हिंदू छात्र और छात्राएं हिजाब के जवाब में भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आए थे। राहुल गांधी ने हिजाब पहनने का फैसला करने वाली छात्राओं का समर्थन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। हिजाब को मौलिक अधिकार मानने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं में इसे नहीं पहना जा सकता है। करीब 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया। पार्टी के तकरीबन 137 साल के इतिहास में छठी बार ये तय करने के लिए मतदान प्रक्रिया हुई। इससे पहले पार्टी में साल 1939, 1950, 1977, 1997 और साल 2000 में चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुने गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह तय हो गया कि करीब 24 साल बाद पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। सोनिया गांधी के नाम सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। सोनिया गांधी 14 मार्च 1998 से 16 दिसंबर 2017 तक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं। सोनिया गांधी ने 1998 में पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाली। इसके बाद साल 2000 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सोनिया ने बड़े अंतर से चुनाव जीता। सोनिया ने करीब 22 साल तक पार्टी की कमान संभाली। 2017 में सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष चुनाव से पहले राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन राहुल नहीं माने। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पहली पसंद अशोक गहलोत रहे। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद के नियम को देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि गहलोत सीएम पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों का कहना था कि अध्यक्ष पद के नामांकन से पहले गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। विधायकों ने शर्त रखी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का फैसला अध्यक्ष चुने जाने के बाद हो। राजस्थान में पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस विधायकों से चर्चा के बाद आलाकमान को विधायकों की शर्त बताई, जिसके बाद गहलोत का नाम अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गया। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद गहलोत के बाहर होने और फिर दिग्विजय सिंह की ओर से अपना नाम वापस लेने के बाद 30 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया। माना जा रहा था कि खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए वो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार बने। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद गहलोत के बाहर होने और फिर दिग्विजय सिंह की ओर से अपना नाम वापस लेने के बाद 30 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया। माना जा रहा था कि खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए वो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार बने। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग कराई गई। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच था। अध्यक्ष पद के चुनाव में 96% मतदान हुआ। मतदान के बीच कांग्रेस मुख्यालय में जयराम रमेश ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक मौका है। हमारे यहाँ स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे के प्रतिद्वंदी रहे शशि थरूर ने अपनी हार स्वीकारते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी है। अध्यक्ष पद पर मिली जीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि आजादी के 75 सालों में कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में है और संविधान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के आंतरिक चुनाव ने लोकतंत्र को मजबूत किया है।